देखिए, सभ्यता संस्कृति की परंपरा का अनुसरण का एक सशक्त माध्यम है कला। हमारी कला और कलाकार जब निरंतर इसका प्रयास करते रहते हैं तो ही ये संभव हो पाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन के नाम पर हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और मैं किस प्रकृति की बात कर रही हूं? मैं कला की प्रकृति की बात कर रही हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ के बताऊंगी ताकि ये छूट ना जाए। मेरे ख्याल से तो इस टॉपिक पे पूरे एक हफ्ते का आप कार्यक्रम रखें। अमलताज से मैं विनय रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ इसी टॉपिक पे, क्योंकि 40 साल में मैं इतने देशों में मैंने ही परफॉर्म किया, तो मैं तो सिर्फ एक छोटी सी कथक की कलाकार हूं। मैं तो एक छोटी सी विद्यार्थी हूं, अभी सीख रही हूं। ठीक है, मैं सिखा रही हूं, लेकिन मैं अपने गुरु के सामने खड़ी होती हूं तो मैं तो अभी वही छोटी बच्ची हूं, वही बेबी काजल जो छोटी सी सीखने के लिए आई थी। मुझे तो बहुत सीखना है। तो एक मैंने जब 40 सालों में इतने सारे देशों में परफॉर्म किया और कथक का माहौल अगर कुछ बन पाया, आज जब मैं उन्हीं देशों में एग्जाम लेने जाती हूं तो लगता है कि कितना हमने प्रगति की है। तो ऐसे महान महान कलाकार हिंदुस्तान में कितने सालों से विदेशों में जा रहे हैं, कर रहे हैं काम। उसका ग्राफ, जिस ग्राफ की मैं बात कर रही थी, ये तब से चढ़ा जब से फिल्मों में कथक ज्यादा देखा जाने लगा। ऐसे तो फिल्मों में झनक झनक पायल बाजे, मुगले आजम, पाकीजा, लच्छू महाराज जी ने, गोपी कृष्ण जी ने कितना काम किया। और मेरी तो कथक की शुरुआत ही लच्छू महाराज जी से हुई। तो लेकिन आजकल की जनरेशन ने क्या देखा? देवदास, देवदास की जो इतनी बढ़िया ठुमरी महाराज जी ने, जो बाबा बिंदादीन जी की, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे, इस ठुमरी ने तो जैसे पूरी दुनिया में कथक का डंका बजा दिया। और उसके बाद एक के बाद एक महाराज जी ने फिल्मों के जरिए जो कथक का एक दरिया बहाया है। तो ठीक है, ये अलग बात है कि कुछ लोग यही सीखने आते हैं कि हमें ये ठुमरी सीखनी है, काहे छेड़ छेड़, आप इस पे वर्कशॉप कर दीजिए, इस ठुमरी पे मोहे रंग दो लाल। तो मुझे तो उसमें भी ये गर्व होता है कि हाँ, मेरे ही गुरुजी का तो है। ठीक है, वो फिल्मों के जरिए आया तो क्या है, गंगा का पानी तो गंगा का ही रहता है ना। वो जो कथक का समुद्र है, जिस हम समुद्र की बात करते हैं, कथक के ओरिजिन तो वही है और सब जाना वही है। तो मैं उनको ये तो नहीं कहती हूँ कि आपको मैं ठुमरी सिखा दूंगी ये, लेकिन ये एटलीस्ट ये खुशी होती है कि उनको थोड़ी बहुत कथक से जुड़ने के लिए इन ठुमरियों से, फिल्मों के जरिए ही सही, कम से कम कुछ सुबुद्धि तो मिली, कुछ ज्ञान तो मिला, कुछ उनको वो तड़क भड़क से निकल के और ग्लैमर से निकल के कुछ अपनी शुद्ध सात्विक संस्कृति की बात, शास्त्रीयता की बात पे तो वो आए। और दुख वहां होता है जब वो उसको फिर तोड़ते मरोड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। कथक की प्राचीनतम शैली मंदिर शैली एवं मुगल शैली, दरबार शैली, दोनों ही शैलियां अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली हैं। आधुनिक कथक प्रस्तुति में दोनों ही शैलियों का मिश्रण कथक में और भी सुंदर एवं संपूर्ण बनाता है। भक्ति श्रृंगार रस की भावना से ओतप्रोत है। नर्तक अथवा नर्तकी जब तकनीकी तैयारी, जिसमें गतिशीलता, नृत्य हस्त, घुंघरुओं द्वारा गूंजती हुई पैरों की विभिन्न ध्वनियां, प्रभावशाली हस्त मुद्राएं, तबले की थाप, चेहरे पर विभिन्न सुंदर अभिनय के भाव, विभाव, अनुभाव कथक की प्रस्तुति में चार चांद लगा देते हैं। इसके विपरीत यदि कोई प्रयोग होता है या ना के बराबर इन चीजों का प्रयोग होता है तो कथक की मूलभूत चारित्रिक विशेषताएं दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएंगी और इन सूक्ष्म विशेषताओं की अनुपस्थिति में प्रस्तुति कमजोर व नीरस प्रतीत होती है।
कथक की शास्त्रीयता कायम रहे, इस कारण कथक में प्रयोग इन बातों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए कि कथक की आत्मा और उसकी प्रकृति व प्रवृत्ति से समझौता ना हो। जब मैं ये सुनती हूँ किसी को यहाँ पे कि हम कथक को संस्कृति नहीं मानते, हम कथक को संस्कारों और भारतीय संस्कृति से अलग करके देखते हैं, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि कथक को आप संस्कृति से अलग कैसे कर सकते हैं? कथक ही तो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इन परंपराओं का कथक के आधुनिकीकरण में जो इस खास करके विदेशों में हो रहे हैं, और दुख की बात और भी ज़्यादा ये है कि जब मैं भारत आती हूँ हर साल कार्यक्रम के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, तो जब मैं कहती हूँ कि विदेशों में अच्छा काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसमें मिलावट भी बहुत हो रही है। और ये अगर मैं नहीं कहूँगी तो कौन कह सकता है? मेरी भी पूरी जिंदगी लगी है कथक में। 54 इयर्स हो गए मुझे कथक के साथ जीते हुए, कथक को सोचते हुए, कथक के बारे में बोलते हुए, करते हुए। तो मुझे लगता है मैं ये अधिकार लेना चाहूँगी कहने का कि हाँ, मुझे ये कहने का अधिकार है, क्योंकि मैं इस परिवार से हूँ, कथक के इस परिवार की सदस्य हूँ, कि अगर कथक के साथ कुछ अन्याय होता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो कुछ लोग मुझे बताते हैं कि ये तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है, तब बड़ी तकलीफ होती है। हमारे युवा नर्तक नर्तकियाँ, जो यंग जनरेशन है, कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी वेल इक्विप्ड है, कितने इंटेलिजेंट हैं कि जो चीज़ हमें 10 दिन लगते हैं सीखने में, वो 2 मिनट में सीख जाते हैं। एक बटन यहाँ से दबाइए, आप लाइव इस पे आइए, ऑनलाइन ये करिए, आप ये विंडो ये खोलिए, कंप्यूटर्स में और सोशल मीडिया में, जो भी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड। तो जब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप थोड़ी सी सोच करिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि आपके आगे ले जाने से ही ये कला आगे जाएगी। कोई भी यहाँ पे अमर अजर नहीं रहता है। हर एक इंसान ने आना है, हर कलाकार ने आना है और जाना है, लेकिन वो जो उसका काम है वो रह जाता है। तो उस काम को प्रिजर्व करना है, और वो काम हिंदुस्तान में ही प्रिजर्व होना चाहिए पहले, तभी वो फिर बाहर उसका इम्पैक्ट आएगा। कथक के आधुनिकीकरण के विषय में मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहूँगी कि कथक की जो सहजता है, स्वाभाविकता है, वो उसको बहुत लोकप्रिय बनाती है, जो कि हानिकारक भी है और उसका फायदा भी है। इसीलिए तो कथक के समुद्र में सब चीजें जुड़ जाती हैं। कथक उस पानी की तरह से है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें ये भी जुड़ जाता है, लोक नृत्य भी जुड़ जाता है, जिसमें पाश्चात्य नृत्य भी जुड़ जाता है, जिसमें बॉलीवुड भी जुड़ जाता है, फ्लेमेंको भी आ जाता है, टैप भी आ जाता है, जैज भी आ जाता है, मॉडर्न भी आ जाता है, सब जुड़ जाता है। लेकिन ऐसे ना हो कि कथक ही खत्म हो जाए। कोई तो रहना चाहिए जो कथक को कथक के फॉर्म में शुद्धता के साथ आगे बढ़ाए, तो वो तो हर हिंदुस्तानी कथक नृत्य की बात है। और सृजन जरूरी है, लेकिन सृजन के लिए आप शुद्धता से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सुंदर